मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री का पेपर 3 मध्यकालीन भारतीय मुद्रा शास्त्र, इसके अंतर्गत हम जनरल फर्स्ट यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। मुद्रा शास्त्र क्या है और फिर इतिहास लेखन में इसकी क्या उपयोगिता है, साथ ही मुद्रा शास्त्र के बारे में जो जानकारी मिलती है और फिर मध्यकालीन मुद्रा शास्त्र को थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों, कागजी मुद्रा आदि के संग्रह एवं उसके अध्ययन का विज्ञान है। मुद्रा शास्त्र इतिहास और संस्कृति को जानने का सर्वाधिक विश्वसनीय और दिलचस्प माध्यम है। मुद्राओं की धातु, शिल्प और प्रतीकों के माध्यम से उनका काल और उनका मूल्य निर्धारण किया जाता है तथा उनके सूक्ष्म अध्ययन से उस समय के समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और उन अवस्थाओं को जाना जा सकता है। ये जो मध्यकालीन मुद्रा शास्त्र है या सिक्के, यदि हम साधारण शब्दों में कहें तो इन सिक्कों का काफ़ी महत्व होता है। सिक्कों के माध्यम से हमें राजाओं के नाम, उनकी वंशावली, उनके शासकों की धार्मिक प्रवृत्तियाँ, दानशीलता, तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। सिक्के सोने, चांदी, तांबे यदि इस तरह के भी हमें मिलते हैं तो वो उस शासक के समृद्धि, साम्राज्य के उत्थान और उसके पतन का कारण भी हमें इससे मिलता है। सिक्कों के द्वारा हमें किसी भी राज्य की सीमाओं का निर्धारण करने में भी मदद मिलती है। जहाँ जहाँ से सिक्के में मिलते हैं वहाँ तक उस साम्राज्य का या तो व्यापारिक प्रभाव रहा है या राजनीतिक प्रभाव माना जा सकता है। सिक्कों की तोल के आधार पर, उनकी धातु के आधार पर उस साम्राज्य की, उस शासक की समृद्धि को, संपन्नता को, उसकी स्थायित्वता को भी समझा जा सकता है। यदि सोने के सिक्के मिलते हैं तो वो उस साम्राज्य के, उस शासक के चरम उत्कर्ष और आर्थिक उन्नति का द्योतक माना जा सकता है। यदि सिक्के चांदी के मिलते हैं वो भी समृद्धि की ही सूचक है, लेकिन धीरे धीरे उसी साम्राज्य में यदि तांबे के, फिर मिश्रित धातु के सिक्के हमें मिलने लगते हैं तो, और वो मिश्रित धातु के सिक्के इस बात के परिचायक हैं कि सोने से मिश्रित धातु तक आने का मतलब साम्राज्य का पतन की ओर अग्रसर होना दर्शाता है। इसके अतिरिक्त सिक्के व्यापार आदि को भी बताते हैं। सिक्कों से हमें उन शासकों के विरुद्ध आदि का भी पता लगता है, उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों का भी पता लगता है। जहाँ तक हम मध्यकालीन मुद्राओं की बात करें तो मध्यकालीन मुद्राओं में मुस्लिम सिक्के हमें मिलते हैं और ये सिक्के कब शुरू हुए थे, मुस्लिम शासकों के भारत आगमन के बाद इनकी क्या मुद्राएं रही थी, उसके लिए इन्होंने क्या टेक्निक अपनाई थी। तो यदि हम इसकी शुरुआत से बात करें तो इस्लामी दुनिया में पैगंबर के मरने के बाद हमें 686 ईस्वी में खलीफा के द्वारा जो सिक्का तैयार करवाया गया था, जो कि धार्मिकता लिए हुए था और इस्लाम के वाक्यों से संयुक्त था, वो सिक्का हमें 712 ईस्वी के पश्चात सिंध विजय करने के बाद कासिम के गवर्नरों ने भारत में सर्वप्रथम इन इस्लामी सिक्कों को तैयार करवाया था। तो वो बगदाद के खलीफा की शैली पर बनाए गए थे और उन पर वहाँ के गवर्नर का नाम, टकसाल का नाम और धार्मिक वाक्य खुदे हुए थे। इस्लामी दुनिया की एक ये भी बात थी कि इस्लामी धर्म की मर्यादा के बाहर कुरान के धार्मिक भावों को ठुकराकर अपने सिक्कों पर इन्होंने
भारतीय आकृतियों को खुदवाया था। मुस्लिम शासकों में सर्वप्रथम हमें महमूद गजनवी के सिक्के मिलते हैं। उसने कई भारतीय सिक्कों के चिन्हों को ज्यों का त्यों रहने दिया था तथा अपने सिक्कों पर कलमा का संस्कृत में अनुवाद करके लिखवाया था या उत्कीर्ण करवाया था। तो उसके सिक्कों पर अल्लाह का अव्यक्त, बिस्मिल्लाह का अव्यक्तीय नाम तथा रसूल का अवतार अनुवाद सिक्कों पर मिलता है। इसी तरह से हमें चौहान सिक्कों पर नंदी और घुड़सवार का चिन्ह अंकित मिलता है। उसी को फिर मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर खुदवा लिया था। लेख उन्होंने देवनागरी में ही लिखवाया था। दिल्ली में चौहान और राजपूतों में मारवाड़ के सिक्कों की जो तौल थी वो भी हमें 60 ग्रैन की मिलती है और मोहम्मद गौरी के सिक्के भी इसी तौल में बनाए गए थे जो दिल्ली वाला के नाम से प्रसिद्ध है। मोहम्मद गौरी ने शिव के वाहन नंदी को सिक्कों पर स्थान दिया था, देवनागरी में नामोल्लेख करवाया था और हमीर शब्द का प्रयोग भी किया था। यह हमीर शब्द हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अरबी के अमीर का बिगड़ा हुआ स्वरूप है और भारत में अरबी शब्द अमीर का शुद्ध रूप हमीर का प्रयोग के रूप में जाना जाता है। तो प्राय सभी मुसलमान शहजादे हमीर कहलाते थे और यही कारण है कि मोहम्मद बिन साम के सिक्कों पर घुड़सवार के दाहिनी ओर श्री हमीर लिखा हुआ मिलता है। जहाँ तक गुलाम वंश के शासकों की बात है, इल्तुतमिश ने पहले भारतीय चिन्हों के साथ सिक्के तैयार करवाए थे, लेकिन बाद में गुलाम वंश के शक्तिशाली हो जाने पर उसने सिक्कों से हिंदू आकृतियों को या मूर्तियाँ रूपी जो चिन्ह थे उनको हटवा दिया था और सिक्कों पर फिर अपना नाम उसने खुदवा लिया था और बाद में अल्लाह ही ईश्वर है इस तरह से कलमा उन्होंने लिखवाया था। इल्तुतमिश ने जो सबसे बड़ा कार्य ये किया था कि भारतीय रीति और दिल्ली वाले को छोड़कर उन्होंने 170 ग्रैन के बराबर तौल में चांदी के सिक्के तैयार करवाए और मिश्रित धातु चांदी और तांबे के सिक्के 560 ग्रैन के बराबर बनते रहे थे। सिक्कों में भी समय समय पर मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद काफ़ी परिवर्तन भी आए थे। धीरे धीरे भारतीय शैली को त्यागने के बाद हिंदू चिन्ह इन्होंने हटा दिए थे और दोनों लेख के स्थान को भी इन्होंने सुरक्षित किया था। सिक्कों पर बाद में फिर खलीफा का नाम लिखवाना शुरू कर दिया। फिरोज शाह तुगलक की यदि हम बात करें तो पुनः इसने खलीफा का नाम खुदवाना, पदवी सहित शासक का नाम भी अंकित करवाया था। इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब के नाम जो हिजरी सम्मत का उल्लेख भी मुस्लिम सिक्कों पर होने लगा था। इन सब की प्रमुख विशेषता ये है कि सिक्कों पर टकसाल जिस नगर में थी उसका नाम भी था, वो भी अंकित कराया था। जैसे सिक्कों पर दहली हजरत, ठीक है। इसी तरह से दारुल खिलाफत, दारुल इस्लाम या अन्य मुल्कों का नाम सिक्कों पर हमें मिलता है। सिक्कों की एक तरफ इस्लाम मत के प्रति हमें कलमा तथा कुरान की कुछ आयतें भी लिखी जाने लगी थी और पीछे की ओर सुल्तान या बादशाह का पदवी सहित नाम हिजरी संवत और टकसाल नगर इस्लाम के साथ हमें मिलता है। सिक्कों पर मुस्लिम काल में हमें अलग अलग धातुओं के सिक्कों पर उनके अलग अलग नाम हमें मिलते हैं। चांदी के सिक्कों के लिए टंक नाम का अधिक प्रयोग किया जाता था। दिल्ली वाला गुलाम वंश के राज्य स्तर होने पर मोहम्मद बिन साम ने 56 ग्रैन के मिश्रित धातु के सिक्के चलाए थे जो कि दिल्ली वाला के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। दिनार तुर्क मुस्लिम शासकों ने सोने के कम सिक्के तैयार कराए थे, परंतु जो कुछ भी
उन्होंने चालू करवाए थे, निकाले थे, उसे पुराना नाम दिनार के नाम से ही प्रचारित किया था। इसी तरह से दिरहम या द्रम जो चांदी के सिक्के थे वो हमें इस नाम से मिलते हैं। तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था और अलग अलग इस तरह से हमें नाम मिलते हैं। ऐसे ही मुग़ल काल में बाबर और हुमायूं के शासनकाल में दिरहम का प्रचार मिलता है। अकबर के समय तक प्राय सभी सिक्के इलाही सिक्के के नाम से पुकारे जाने लगे थे। चांदी के सिक्के निसार भी कहे जाते थे, जिसका अर्थ होता था बखेरना। इसी कारण उत्सव, त्यौहार और विवाह में निसार बांटे जाने का वर्णन भी मिलता है। सोने तथा चांदी के अतिरिक्त मुग़ल काल में हमें तांबे के सिक्कों के दाम के स्थान पर फुसुल उनको कहा जाने लगा था। अन्य सिक्कों में यदि हम धातु और तोल की बात करें तो पुराने समय में सोना, चांदी, तांबा, 3 धातुओं का प्रयोग सिक्कों के निर्माण में होता रहा था। मुस्लिम शासकों ने भी इन्हीं 3 धातुओं का प्रयोग किया था। बाद में मिश्रित धातु का भी प्रयोग होने लगा था। सोने का प्रयोग भारत में होता था, परंतु सोने का प्रयोग सीमित मात्रा में ही था। जिस समय मुस्लिम शासकों ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी, उस समय दक्षिण से सोना लाकर सिक्के बनाने वो लगे थे। सर्वप्रथम उत्तर से अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने देवगिरी को जब जीता था, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी पर चढ़ाई की थी, तो उस दौरान ये 1 लाख मन सोना अलाउद्दीन खिलजी लूटकर दिल्ली लाए। इसी कारण खिलजी और तुगलक सुल्तानों ने सोने के सिक्के चलाए थे। मुग़ल सम्राट अकबर से लेकर औरंगजेब तक दक्षिण भारत पर उनका शासन रहा और इसीलिए मुग़ल काल में भी हमें सोने के सिक्कों का प्रयोग दिखाई देता है। चांदी सदा भारत के बाहर के देशों से अधिक मात्रा में आती थी, तो उसका प्रयोग भी सिक्कों के लिए भी किया जाता था। गुलाम वंश की स्थापना होने के बाद मोहम्मद बिन साम ने उस समय प्रचलित भारतीय सिक्कों की ही नकल कर अपनी मुद्रा तैयार करवाई थी। इल्तुतमिश के समय में मध्य एशिया से व्यापार बढ़ने पर चांदी की अधिकता हो गई थी, इसलिए उसने प्राचीन भारतीय जो मुद्रा थी, शुद्ध चांदी के सिक्के उसने चलाए थे और उसके समय से फिर चांदी के तथा मिश्रित धातु के सिक्के भी अधिक संख्या में बनने लगे थे। तुगलक वंश जो 14वीं सदी में हमें मिलते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने चांदी के सिक्के चलाने के बाद मुद्रा नीति में गंभीर परिवर्तन किया और युद्ध के कारण अशांतिमय वातावरण होने से चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए उसने फिर तांबे के सिक्कों पर भी जोर दिया था। इस तरह से लोधी वंश में भी सुल्तानों ने मिश्रित धातु चांदी और तांबा तथा तांबे में के सिक्कों का प्रयोग भी किया था। मुग़ल काल में उससे पहले हमें सूर वंश में शेरशाह ने विशुद्ध चांदी के सिक्के चलाए थे, जो रुपया के नाम से जाना जाता था, तो तांबे के सिक्के दाम के रूप में जाने जाते हैं, ये इन्होंने तैयार किए थे। मुग़ल वंश में अकबर के समय में सोने के साथ साथ शुद्ध चांदी का भी प्रयोग शुरू हो गया था और बाबर तथा हुमायूं के दिरहम चांदी के सिक्कों के उदाहरण हमें मिलते हैं। जहाँ तक वेट क्वालिटी की बात है, तोल की बात है, सिक्कों पर तोल का संबंध है। देश की आर्थिक परिस्थिति के साथ साथ सिक्कों की तोल घटती बढ़ती रहती थी। भारत में भी हमें विभिन्न तोल का वर्णन इसमें हमें मिलते हैं और जैसे चांदी का तोल 32 रत्ती था पुराना, बाद में 56 ग्रैन। सोने का तोल 70 रत्ती था, बाद में 140 ग्रैन हो गया था। तो इस तरह से हमें अलग अलग अवस्थाओं में ये परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो सोने, चांदी, तांबे के सिक्के 32 रत्ती के बराबर बनाए गए थे और प्राचीन भारत में जबकि मध्यकालीन सिक्के 56 ग्रैन से 62 ग्रैन तक के पाए जाने लगे थे। तो ये वर्णन हमें मुस्लिम शासकों के समय में
तोल में, माप में परिवर्तन दिखाई देता है। सिक्कों पर एक चीज़ और हमें मिलती है, वो है समय, काल। कब किसने प्रचलित कराया, तो सन को भी लिखाया गया है। मुगल कालीन या मुसलमान कालीन जो सिक्कों की ये विशेषता हम कह सकते हैं कि सभी सिक्कों पर टाइम का या काल का उल्लेख किया जाता था। और पुराने समय में क्षत्रप के चांदी के सिक्कों पर भी शक संवत में वर्ष लिखा गया था। दिल्ली के सुल्तान इस्लामी वर्ष हिजरी का प्रयोग करते थे और ये हमें गुलाम वंश से लेकर मुग़ल काल तक मिलता है। भारत के सभी मुस्लिम सूबेदारों ने भी स्वतंत्र होने पर अपने सिक्कों पर हिजरी का ही प्रयोग किया था। अकबर के इलाही सिक्के मिले हैं जिन पर बादशाह के शासन वर्ष का उल्लेख पाया जाता है। जहांगीर के सिक्कों पर भारत के राशियों का भी चित्र मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि वे उस मास में तैयार किए गए थे। टकसालों के नाम भी हमें मुस्लिम सिक्कों पर मिलते हैं। ये भी मुस्लिम सिक्कों की एक विशेषता कही जा सकती है। इन पर एक दूसरी ओर टकसाल नगर का नाम खुदा रहता था और ये अनूठा ढंग है जो भारतीय सिक्कों पर हमें मुस्लिम सिक्कों से पहले नहीं मिलता है। नाम के साथ टकसाल घरों के उनके चिन्ह होते थे जो सिक्कों पर अंकित किए जाते थे और कुछ विद्वान इसे आभूषण मात्र समझते हैं, परंतु अधिकांश ये मानते हैं कि टकसाल चिन्ह के का ही वो पक्ष कहते हैं कि टकसालों के अपने अलग अलग चिन्ह हैं। और तो टकसालों के चिन्ह में मिलते हैं। ये टकसाल कहाँ कहाँ थे? साधारणतः टकसाल घर प्रधान नगरों में या राजधानी में बनाए जाते थे। पहले दिल्ली के गुलामवंशी शासकों ने दिल्ली में टकसाल बनवाए थे। धीरे धीरे फिर जो जो प्रदेश वो जीतते गए और उनका साम्राज्य बढ़ने लगा तो टकसालें भी उन जीते हुए प्रदेशों में भी बनने लगी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में देवगिरी जीतने के बाद वहाँ पर उन्होंने टकसाल घर खोला था और ऐसे हमें अलग अलग जगह भी मिलते हैं। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के बाद टकसाल घरों की संख्या और बढ़ने लगी थी। बाबर और हुमायूं ने लाहौर, दिल्ली तथा आगरा को मुख्य केंद्र बनाकर सिक्के तैयार कराए थे। शेरशाह के बादशाह होने पर उसने सारे राज्य को कई प्रांतों में बांटा था और फिर वहाँ पर उन सूबों में, उन प्रांतों में भी टकसाल खोले थे। अकबर के समय हमें ऐसी जानकारी मिलती कि 76 टकसालें तैयार करवाई गई थी जहाँ पर सिक्के बनाए जाते थे। मुग़ल साम्राज्य में 200 टकसाल स्थापित किए गए थे, परंतु सारे काम करते थे या नहीं इस बारे में विशेष जानकारी हमारे नहीं मिल पाती है। नाम के साथ इस्लामी नाम और पदवियाँ खुदवाना भी ये इस्लामी सिक्कों की विशेषता कही जा सकती है। और जैसे दहली हजरत, दारुल खिलाफत और दारुल मुल्क, दारुल इस्लाम, दारुल सल्तनत, ये नाम हमें मिलते हैं। अकबर के चांदी के सिक्कों पर भी ये पदवी अहमदाबाद के लिए प्रयुक्त की गई है। शेरशाह के रुपयों पर शेरगढ़ को और उर्फ हजरत दहली कहा गया है। मुग़ल काल में बड़े नगरों को शासक के नाम पर नामकरण किया गया था। जैसे दिल्ली के लिए शाहजहांबाद, आगरे के लिए अकबराबाद, इन नामों का उल्लेख मिलता है। सिक्कों की जो बनावट है, चिन्ह हैं, ये भी बड़े उपयोगी हैं। पुराने सिक्कों से मुसलमान सिक्कों की बनावट प्राय एक सी ही थी। तोल में अंतर से मध्यकालीन सिक्के बड़े आकार में दिखाई देते हैं, परंतु दोनों के तरीके में कोई खास भेद हमें नहीं मिलता है। मुस्लिम सिक्कों का आकार गोल, ज़्यादातर गोल होता था, कभी कभी वर्गाकार और मेहराबदार भी हमें मिलते हैं। और
प्रारंभ में मोहम्मद बिन साम ने गैंडवाल सिक्कों के ढंग पर सोने का सिक्का तैयार करवाया था जिस पर लक्ष्मी बैठी हुई थी। ये सिक्का केवल सुल्तान के शक्ति का प्रतीक मात्र था। बाद में उसने चौहान चांदी के सिक्कों का अनुकरण किया जिस पर नंदी और घुड़सवार के चिन्ह पाए जाते थे। जल्दी दोनों तरफ के लेखों को भी उसने आरंभ किया था। इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्कों से भारतीय चिन्ह सदा के लिए हटा दिए थे और सर्वप्रथम शिव के वाहन नंदी का चिन्ह हटाया था। घुड़सवार वाला सिक्का इल्तुतमिश ने से नासिरुद्दीन के समय तक भी बंद चलता रहा था। मुगल काल में अकबर और जहांगीर दोनों के समय के सिक्कों पर चित्र तैयार करवाए गए थे। एक सिक्के पर पृष्ठ और पीछे की ओर लेख के बीचों बीच सूर्य की आकृति भी खुद ही मिलती है। जहांगीर के शासनकाल में सिक्कों की बनावट सुंदरता की चरम पर थी। उसने एक बैल, बिच्छू, तराजू, योद्धा, शेख, भेड़ ये सब खुदवाए थे। जहांगीर के बाद से पुनः चिन्ह और चित्रों का प्रयोग क्षीण होने लगा। अवध के जो सिक्के मिलते हैं वो प्राय मछली का चिन्ह पाया जाता था। तो चिन्हों के आधार पर भी सिक्कों की पहचान की जा सकती है कहाँ किस किस क्षेत्र के रहे थे। सिक्कों पर जहाँ तक जो लेख हमें मिलते हैं उसका भी अपना उसकी भाषा, उसके विरुद्ध, उसके अक्षर ये भी उपयोगी होते हैं मुद्रा शास्त्र में। तो राजनीति में विजेता की भाषा का प्रचार सर्वोपरि माना गया है। इस्लाम मतावलंबी भी अरब से आए थे और अरबी का विस्तार करना उनका कार्य था। इस्लाम का विस्तार करना उनका कार्य था, उद्देश्य था। और इसीलिए गुलाम वंश के कई राजाओं ने अरबी के साथ साथ देवनागरी लिपि में भी सुल्तान का नाम लिखने के आदेश जारी किए थे। सभी गुलाम वंशी बगदाद के खलीफा का नाम अवश्य खुदवाते थे, किंतु 656 हिजरी 1258 ईस्वी में, हम उसको 1258 कर सकते हैं, में खलीफा की मृत्यु के बाद बलबन ने लेख को बदलकर शासक का नाम ही दोनों तरफ अंकित करवाया था। मुस्लिम सिक्कों में परिवर्तन का श्रेय इसीलिए बलबन को जाता है। उसने हिंदू चिन्ह और खलीफा के नाम को बंद करा दिया था। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक ने कुछ समय तक खलीफा के नाम को रखा था। पुनः इन्होंने सिक्कों पर स्थान दिया था। यदि हम सारे मुस्लिम सिक्कों की बात करें तो लगभग सारे मुस्लिम सिक्कों पर स्थायी जो चीज़ हमें दिखाई देती है वो सुल्तान का नाम अरबी भाषा में मिलता है, टकसाल का नाम मिलता है, तारीख मिलती है, सन मतलब समय मिलता है, वो एक तरफ खुदवाते थे, और ऊपर की ओर इस्लाम मत की प्रतिज्ञा या कलमा खुदा रहता था। प्रत्येक सिक्कों के बीच वाले भाग में कलमा लिखवाना आवश्यक था। मुगल बादशाहों ने कलमा के चारों तरफ किनारों पर कुछ पद्य की पंक्तियां भी खुदवा दी थी, या पदवी सहित राजा का नाम, टकसाल का नाम, हिजरी संवत भी अंकित करवाया था। लेख बाद में हमें ईरानी भाषा में भी मिलते हैं। भाषा के साथ साथ उसी की लिपि का भी प्रयोग होता था। और इस तरह से सर्वप्रथम जो मोहम्मद गजनवी ने अरबी कलमा का अनुवाद संस्कृत में करवाया था, परंतु वह व्यक्तिगत बात थी। और उसी प्रकार देवनागरी का प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद शाह ने तक भी ये होता रहा था। मुस्लिम सिक्कों पर लिखने का ढंग भी काफ़ी अच्छा था, सुंदर रीति से ये लेख लिखते थे। तो ये जो सिक्के हैं, यदि हम राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के या भारत के संदर्भ में भी देखें तो राजस्थान के संदर्भ में हमें जब मेवाड़ और मारवाड़ के सिक्कों की बात करनी होगी तो ये कहा जा सकता है कि ये सिक्के भी, इनका प्रारंभ हमें आहड़ के उत्खनन के द्वितीय चरण में तांबे के जो 6 सिक्के मिले हैं और जिनका समय ईसा पूर्व की 3री शताब्दी माना गया है, और रेड के उत्खनन से 3075 चांदी के
पंचमार्क सिक्के मिले हैं। इसी प्रकार बयाना से गुप्तकालीन सोने के सिक्के मिले हैं। तो राजस्थान के विभिन्न भागों से मालव, शिव, योधे, शक आदि सिक्के मिले हैं। और शिलालेखों में भी चौहानों के सिक्कों को द्रुम, रूपक, दिनार इन नामों से संबोधित किया है। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय का 1192 ईस्वी का सिक्का भी मिला है। इस सिक्के की एक तरफ मोहम्मद बिन साम और दूसरी तरफ पृथ्वीराज अंकित है। बाद में भी हमें मेवाड़ में और मारवाड़ में कई सारे सिक्के मिले हैं जिनका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे।